हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएस एजुकेशनल टीवी। इस वीडियो में हम शिक्षा, समाज, पाठ्यक्रम तथा अधिगमकर्ता यानी कि एजुकेशन, सोसाइटी, कैरिकुलम एंड लर्नर से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको डिस्कस करेंगे। ये जो क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए इस वीडियो को कंप्लीट देखें। यदि आपको किसी और सब्जेक्ट की भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो देखनी है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके देख सकते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, शिक्षा की परिभाषा बताएं, यानी कि शिक्षा क्या है। तो भारतीय शिक्षा शास्त्रियों के जो अनुसार शिक्षा की जो है अलग अलग परिभाषाएं दी गई हैं। यदि हम बात करें सबसे पहले महात्मा गांधी, तो महात्मा गांधी ने कहा है कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक और मनुष्य के शरीर, मन तथा उसकी आत्मा के सर्वोत्तम गुणों को व्यक्त करना है। ऋग्वेद के अनुसार अगर हम बताएं तो शिक्षा मनुष्य की जो है आत्मविश्वासी तथा स्वार्थहीन बनाती है। उपनिषद के अनुसार अगर बात करें तो शिक्षा का अंतिम लक्ष्य निर्वाण है। जॉन डीवी ने क्या कहा है कि शिक्षा व्यक्ति की उन सभी योग्यताओं का विकास है जो उसे अपने वातावरण पर नियंत्रण करने व अपनी संभावनाओं को पूरा करने में योग्यता प्रदान करती है। यदि जेम्स के अकॉर्डिंग बात करें तो जेम्स ने कहा है कि शिक्षा कार्य संबंधित अर्जित आदतों का संगठन है जो व्यक्ति को उसके भौतिक तथा सामाजिक वातावरण में उचित स्थान देती है। तो सभी जो शिक्षा शास्त्री इन्होंने जो है शिक्षा के ऊपर अलग अलग जो परिभाषाएं दी है। आप कौन सी भी जो परिभाषा लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शिक्षा की मुख्य विशेषताएं बताएं। शिक्षा की मुख्य विशेषताएं क्या है ये आपको बतानी है। तो शिक्षा की जो है प्रमुख तीन जो मुख्य विशेषताएं हैं, पहली है शिक्षा सामाजिक प्रक्रिया है, दूसरा है शिक्षा निरंतर प्रक्रिया है, तीसरा है शिक्षा विकास की जो है प्रक्रिया है। ये जो है इसकी विशेषताएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विद्यालयीकरण तथा शिक्षा में क्या अंतर है। देखो, विद्यालयीकरण का मतलब क्या है, स्कूलिंग, और शिक्षा का मतलब है एजुकेशन। इन दोनों में आपको डिफरेंस बताना कि क्या है। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं एजुकेशन यानी कि शिक्षा। तो शिक्षा का क्षेत्र व्यापक है, जबकि जो स्कूलिंग है यानी कि विद्यालयीकरण है वो शिक्षा का ही क्या है, एक अंग है। यदि हम शिक्षा की बात करें तो शिक्षा का उद्देश्य बालक का सर्वांगीण विकास करना है। और यदि हम विद्यालयीकरण की बात करें तो विद्यालयीकरण में जो है मानसिक विकास पर अधिक बल दिया जाता है। शिक्षा की बात करें तो शिक्षा का जो है स्वाभाविक प्रक्रिया, शिक्षा एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, जबकि जो स्कूलिंग है यानी कि जो विद्यालयीकरण है वो एक कृत्रिम प्रक्रिया है। शिक्षा, अगर हम पाठ्यक्रम की बात करें तो पाठ्यक्रम विस्तृत है शिक्षा में, तो पाठ्यक्रम में विभिन्न विषयों तथा क्रियाओं का समावेश होता है। जबकि स्कूलिंग में बात करें पाठ्यक्रम की तो साधारणतः विद्यालय जो है विषय मुख्य रूप से पढ़ाए जाते हैं। नेक्स्ट बात करें शिक्षा की, तो इसमें औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रकार की संस्थाएं आती हैं, और स्कूलिंग के अंदर केवल जो है औपचारिक जो संस्थाएं आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि समाज की जो है परिभाषा दीजिए कि समाज क्या है। ये आपको बताना कि समाज क्या है। तो देखिए, समाज शब्द का प्रयोग सामाजिक संबंधों के ताने बाने के लिए रूप में किया जाता है। सामाजिक संबंध कम से कम दो व्यक्तियों के बीच स्थापित होते हैं तथा इनके साथ यह भी अनिवार्य है कि वे व्यक्ति एक दूसरे के अस्तित्व के प्रति जागरूक हों तथा परस्पर अंतः क्रिया भी कर रहे हों। यदि किसी स्थान पर दो या दो से अधिक व्यक्ति रहते हों और वे आपस में कोई पारस्परिक क्रिया नहीं करते हैं तो और कोई भी एक दूसरे को जो प्रभावित नहीं करते हैं तो इस स्थिति में उन व्यक्तियों के समूह को समाज नहीं कहा जा सकता। यदि हम सामाजिक जो है और परिभाषाएं की बात करें तो विभिन्न समाजशास्त्रियों ने समाज शब्द को जो है भिन्न भिन्न रूपों में जो है परिभाषित करने का जो है प्रयास किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समाज की विशेषताएं बताएं। समाज की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो देखिए, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सोसाइटी। तो फर्स्ट है समाज मनुष्यों तक ही सीमित नहीं है, क्योंकि पशु पक्षियों का भी समाज होता है, इसलिए समाज और जीवन के परस्पर घनिष्ठ संबंध है। सेकंड पॉइंट है समाज व्यक्तियों का एक समूह नहीं वरन व्यक्तियों में जो पारस्परिक संबंध पाए जाते हैं उन्हीं की एक व्यवस्था अथवा जाल है। थर्ड है समाज व्यक्तियों में जो है पारस्परिक निर्भरता उत्पन्न करता है तथा इस पारस्परिक निर्भरता से ही समाज का निर्माण होता है। फोर्थ पॉइंट है समाज में निरंतर परिवर्तनशीलता रहती है, क्योंकि समाज एवं उसके सदस्यों में व्यापक संबंधों की व्यवस्था स्थिर न होकर परिवर्तनशील होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अधिगम की मुख्य विशेषताएं आपको बतानी है कि अधिगम की जो है क्या क्या मुख्य विशेषताएं हैं। तो देखिए, अधिगम की जो है मुख्य विशेषताएं मैं आपको बताता हूँ। 5 जो मुख्य विशेषताएं हैं जो आप याद करनी है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट है अधिगम निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। सेकंड है अधिगम व्यवहार में परिवर्तन है। थर्ड है अधिगम सार्वभौमिक प्रक्रिया है। फोर्थ है अधिगम जो है समायोजन की प्रक्रिया है। और फिफ्थ अगर बात करें तो अधिगम जो है उद्देश्य पूर्ण एवं लक्ष्य केंद्रित है।
ये जो है अधिगम की मुख्य विशेषताएं हैं जो आपको याद रखनी है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो है इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीन शिक्षा प्रणाली के गुण आपको बताने हैं कि प्राचीन शिक्षा प्रणाली के क्या गुण हैं। तो फर्स्ट है शिक्षा का जो है बहुमुखी होना, दूसरा है गुरु शिष्य प्रेम, तीसरा है गुरुकुल व्यवस्था, चौथा है सामाजिकता की भावना, पांचवा है पारिवारिक वातावरण, छठा है व्यक्तिगत कठिनाइयों को दूर करना, और नेक्स्ट है अनुशासनपूर्ण शिक्षा। तो ये जो है प्राचीन जो शिक्षा प्रणाली थी उसके जो है गुण यहाँ पे बताए गए हैं। ये जो है इंपॉर्टेंट है, केवल आप इनको जो है कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षण विधियाँ बताएं कि शिक्षण की जो है विधियाँ क्या हैं। तो देखिए शिक्षण की पहली विधि है शारीरिक अंगों का उचित प्रयोग करना सिखाना, यानी कि शिक्षण विधि का मतलब ये है कि मेथड ऑफ टीचिंग कि जो है टीचिंग के क्या क्या मेथड है। तो फर्स्ट देखिए शारीरिक अंगों का उचित प्रयोग करके सिखाना या सीखना, दूसरा है क्रिया द्वारा सीखना, तीसरा है सह संबंध द्वारा सीखना, चौथा है वाचन विचार तथा कर्म द्वारा सीखना, पांचवा है प्रयोग द्वारा सीखना, छठा है एकीकरण। ये जो है शिक्षण की अलग अलग जो है ये विधियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास क्वेश्चन नंबर 9 कि एडम रिपोर्ट के बारे में आप क्या जानते हैं, यानी कि एडम रिपोर्ट के बारे में आप क्या जानते हैं ये आपको बताना है। तो देखिए एडम एक सच्चे समाज सेवक, विद्वान और शिक्षाविद थे। उनका विश्वास था कि शिक्षा द्वारा ही भारतीय समाज का विकास किया जा सकता है। एडम एक मिशनरी थे। तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने उनको बंगाल तथा बिहार प्रांत की शिक्षा की स्थिति का सर्वेक्षण करने का कार्य सौंपा। एडम ने 1835 से 1838 तक बंगाल की शिक्षा स्थिति का जो है सूक्ष्म अध्ययन किया। एडम ने 3 प्रतिवेदन इसी अध्ययन के फलस्वरूप दिए। इन 3 रिपोर्टों में महत्वपूर्ण ऐतिहासिक सामग्री होने के साथ साथ विचारों सुझावों का समावेश भी है। इन रिपोर्टों में तत्कालीन भारतीय शिक्षा पद्धति, शिक्षा व्यवस्था तथा भारतीयों की शिक्षा के प्रेम का जो सच्चा वर्णन इतिहासबद्ध किया गया। नेक्स्ट अगर अब बात करें तो जिस अपकीर्ति को चार्ल्स ग्रांट और मैकलो जैसे इतिहासकारों ने जो है मंड दिया था उसे एडम ने जो है अपनी रिपोर्टों द्वारा जो है दूर किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विलियम एडम द्वारा प्रस्तावित शिक्षा योजना का वर्णन कीजिए। तो शिक्षा योजना क्या थी? तो देखिए फर्स्ट है इसमें पॉइंट कि भारतीय भाषा एवं साहित्य तथा ज्ञान विज्ञान का अध्ययन भारतीयों की भाषाओं द्वारा करवाया जाए। भारत में जन शिक्षा के विकास के लिए यही आवश्यक है। दूसरा है जन शिक्षा विरोधी जो है निस्यंदन सिद्धांत को लागू न किया जाए। तीसरा है भारत कृषि प्रधान देश होने के नाते यहाँ कृषि शिक्षा की व्यवस्था की जाए। चौथा है सरकार की तरफ से सभी स्कूलों को आर्थिक सहायता दी जाए। पांचवा है छात्रों को शिक्षाएं निर्धारित समय पर जो है करवाई जाए। छठा है शिक्षकों का वेतन बढ़ाकर उनकी जो है दशा सुधारी जाए। और जो नेक्स्ट है शिक्षकों तथा विद्यालयों के निरीक्षण के लिए प्रत्येक जिले में जो निरीक्षक नियुक्त किए जाए। तो ये जो है उनकी प्रस्तावित जो है शिक्षा योजना थी, ये जो पॉइंट है उन्होंने दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैकाले के विवरण पत्र की जो है मुख्य बातें बताइए। तो मैकाले की जो है वर्णन की मुख्य बातें ये है, फर्स्ट है कि अंग्रेजी का समर्थन और उनका गुणगान। दूसरा है प्राच्य साहित्य एवं ज्ञान की शिक्षा को निरर्थक, अनावश्यक तथा मूर्खतापूर्ण बताना। तीसरा है अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम बनाने योग्य तथा भारतीय भाषाओं को जो है गंवारू तथा अविकसित कहा। चौथा है भारतीय विद्वान वे ही हैं जो लोक के दर्शन और मिल्टन की कविता से पूर्णतः परिचित हैं। और लास्ट है शिक्षा के क्षेत्र में धार्मिक तटस्थता की नीति आवश्यक है। तो ये जो है मैकाले के विवरण पत्र की जो है मुख्य बातें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बेसिक शिक्षा क्यों कहलाती है? यानी आपने सुना होगा जो बेसिक शिक्षा है उसको हम बेसिक शिक्षा क्यों बोलते हैं? तो देखिए, तो इसे बेसिक शिक्षा नाम निम्न जो कारण है इनके लिए दिए गए हैं कि किस कारण से इसको बेसिक शिक्षा बोलते हैं। पहला कारण है यह बच्चे को बेसिक या आधारभूत शिल्प की शिक्षा देने पर बल देती है। इसमें अन्य सभी विषय उसी बेसिक शिल्प के साथ जोड़कर पढ़ाए जाते हैं। दूसरा है इस शिक्षा की योजना बच्चों की आधारभूत आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर बनाई जाती है। तीसरा है यह सामुदायिक जीवन के आधारभूत व्यवसायों के साथ जुड़ी होती है और बच्चों को उन व्यवसायों का प्रशिक्षण देने पर बल देती है।
चौथा है, यह शिक्षा हमारी आधारभूत सांस्कृतिक विरासत पर आधारित है और हमारे राष्ट्रीय मस्तिष्क की उपज है। यह बच्चों में जो है आरंभ से ही उन मूल्यों के विकास पर बल देती है जो हमारी संस्कृति के आधार हैं। पांचवा है, रोटी कपड़ा मकान प्रत्येक व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकताएं हैं और इन आवश्यकताओं से जुड़ी होने के कारण यह बेसिक शिक्षा कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्जेंट योजना का संक्षिप्त परिचय दीजिए कि सार्जेंट योजना क्या थी। तो सार्जेंट योजना भारतीय शिक्षा के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है। इस योजना को अनेक नामों से जाना जाता है, जैसे सार्जेंट रिपोर्ट, भारत में युद्धोत्तर शिक्षा विकास योजना एवं केंद्रीय शिक्षा सलाहकार योजना की रिपोर्ट आदि। दूसरे विश्व युद्ध के समाप्त होने के बाद भारत सरकार का ध्यान भारतीयों की दशा सुधारने के लिए और उनके विकास के लिए एक प्रभावशाली योजना बनाने की ओर गया। इस कार्य के लिए सरकार ने शिक्षा सलाहकार जॉन सार्जेंट को वायसराय की जो है प्रबंधकारिणी कौंसिल के पुनर्निर्माण आयोग ने युद्ध उपरांत पुनर्निर्माण काल में भारतीय शिक्षा के विकास के लिए एक विवरण पत्र तैयार करने का जो है कार्यभार सौंपा। 1944 में एक सर्वेक्षण दल गठित किया गया जिसके अध्यक्ष सर जॉन सार्जेंट थे। इन्होंने भारतीय शिक्षा के लिए अपनी विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस रिपोर्ट को केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड द्वारा पूर्ण रूप से स्वीकार किया गया और भारत सरकार ने उसे लागू करने की सिफारिश की। क्योंकि यह योजना सर जॉन सार्जेंट द्वारा तैयार की गई थी और इसलिए इसका नाम जो है सार्जेंट योजना रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वुड का डिस्पैच क्या था और इसको आप समझाइए, यानी कि वुड का जो डिस्पैच है क्या था। तो सर चार्ल्स वुड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बोर्ड ऑफ कंट्रोल के चेयरमैन थे। चार्ल्स वुड भारत आया। यहाँ आकर उन्होंने देखा कि भारतीय शिक्षा में अनेक जो है कमियां हैं जिन पर जो है सरकार का ध्यान नहीं है। भारत से इंग्लैंड वापस लौटकर सन 1854 में शिक्षा संबंधी सिफारिशों को यहाँ भेजा। उनकी इस सिफारिशों संबंधित प्रलेख को ही जो है वुड का डिस्पैच कहा जाता है। इसे भारतीय शिक्षा का शिलाधार और भारतीय शिक्षा महाधिकार पत्र भी कहा जाता है। तो इसके जो है वो दो नाम भी हैं, इन नामों से भी जो है इनको जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, माध्यमिक शिक्षा आयोग पर संक्षिप्त वर्णन कीजिए, यानी कि माध्यमिक से जो शिक्षा आयोग है वो बताना है क्या है, उसके ऊपर जो वर्णन करना है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं स्थापना। तो ताराचंद कमेटी तथा केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड के सुझाव पर भारत सरकार ने 23 सितंबर 1952 को माध्यमिक शिक्षा आयोग की स्थापना डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुदालियर, जो कि उस समय मद्रास विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी के उप कुलपति थे, की अध्यक्षता में की। इस आयोग का मुख्य कार्य माध्यमिक शिक्षा की समकालीन स्थिति का निरीक्षण करना और उसे सुधार एवं पुनर्गठन के लिए सुझाव देना। तो माध्यमिक शिक्षा का जो शिक्षा आयोग लागू किया गया था, इसका जो मुख्य कार्य यही था कि जो माध्यमिक शिक्षा की समकालीन स्थिति का निरीक्षण करना कि कैसी स्थिति है और उसमें सुधार और पुनर्गठन के लिए सुझाव देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माध्यमिक शिक्षा आयोग के कार्य बताएं कि क्या कार्य है। तो पहला कार्य है भारत समकालीन माध्यमिक शिक्षा की जांच करना। दूसरा है भिन्न भिन्न प्रकार के माध्यमिक विद्यालयों में सह संबंध। तीसरा है जो है माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्य संगठन और पाठ्यक्रम का निर्माण। चौथा है प्राथमिक बुनियादी एवं उच्च शिक्षा के संदर्भ में माध्यमिक शिक्षा। नेक्स्ट है अन्य समस्याएं ढूंढ कर उनका हल निकालना। तो ये जो है इसमें इनके जो मुख्य कार्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शिक्षा का अधिकार विधेयक 2009 का संक्षिप्त परिचय दीजिए। तो आपको जो संक्षिप्त परिचय देना शिक्षा का जो अधिकार विधेयक है 2009। तो 4 अगस्त 2009 को देश में 6 से लेकर 14 साल के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का जो मौलिक अधिकार बनाने संबंधित विधेयक द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन बिल लोकसभा में पारित किया गया। राज्यसभा में इस विधेयक को पहले ही पारित कर दिया था। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद 6 से लेकर 14 साल की आयु वर्ग के बच्चों को शिक्षा दिलवाना केंद्र एवं जो है राज्य सरकार का संवैधानिक दायित्व बन गया। शिक्षा को मौलिक अधिकार मानने के सुप्रीम कोर्ट ने 1993 के ऐतिहासिक फैसले के 17 वर्षों बाद और संसद में इस बारे में 2002 में 86वां संविधान संशोधन होने के 7 साल बाद यह विधेयक दोनों जो है सदनों में पारित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18। नेक्स्ट क्वेश्चन है
अध्यापक को समाज के साथ संबंध स्थापित करने में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो देखिए, अध्यापक के समाज के साथ संबंध स्थापित करने के लिए जो है निम्नलिखित बातों का जो ध्यान रखना जरूरी है। पहला ध्यान है कि अध्यापक को अपने मित्रों का चुनाव सोच समझ कर करना चाहिए। मनुष्य अपनी संगत से पहचाना जाता है। दूसरा है, अध्यापक को समाज के उत्सवों और सामाजिक कार्यों में भाग लेना चाहिए। तीसरा है, उसे ऐसे कार्यों से दूर रहना चाहिए जो समाज में निंदनीय है। चौथा, उसे ऐसे कामों को नहीं करना चाहिए जिससे समाज में अशांति फैलने का भय हो। पांचवा है, उसे समाज तथा बच्चों के सर्वांगीण विकास के बारे में सोचना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19। अध्यापक तथा समाज में क्या संबंध है? तो दोनों के बीच में आपको संबंध बताना है। अध्यापक तथा समाज दोनों एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध है। अध्यापक को समाज का सेवक समझा जाता है। एक आदर्श अध्यापक समाज की उन्नति करना अपना प्रथम कर्तव्य समझता है। उसे सबसे पहले समाज को समझना चाहिए और स्वयं को इसके अनुकूल बनाना चाहिए। इसके बाद समाज को सुधारने में जो है चेष्टा दिखानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम का क्या अर्थ? आपको बताना कि अधिगम का क्या अर्थ है। तो अधिगम एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्राणी यानी कि व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन होता है। व्यवहार में ये परिवर्तन अनुभवों अभ्यास के फलस्वरूप होते हैं। ये परिवर्तन किसी भी दिशा में हो सकते हैं। व्यवहार में ये परिवर्तन अपेक्षाकृत स्थायी होते हैं, अर्थात ये परिवर्तन पूर्ण रूप से स्थायी नहीं होते तथा बिल्कुल अस्थायी व क्षणिक भी नहीं होते। प्राणी के व्यवहार में होने वाले इन परिवर्तनों को ही अधिगम कहते हैं। इस प्रकार प्राणी अधिगम करता है और वातावरण के साथ समायोजन स्थापित करता है। यही अधिगम की वास्तविक अर्थ है। साधारण शब्दों में प्राणी द्वारा किसी नई चीज के बारे में जान लेना या ज्ञान प्राप्त करना अधिगम कहलाता है। शिशु जन्म के समय बिल्कुल असहाय होता है। वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अपने माता पिता पर निर्भर रहता है। आयु में वृद्धि के साथ साथ उसकी ज्ञान इंद्रियां विकसित होने लगती हैं। वातावरण में समायोजन स्थापित करने के लिए उसे अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इन समस्याओं प्रति वह विभिन्न प्रकार की जो प्रतिक्रियाएं करता है, जिसके फलस्वरूप वह अनुभव अर्जित करता है। इन अनुभवों के द्वारा उसके व्यवहार में परिवर्तन होते हैं। ये परिवर्तन अपेक्षाकृत स्थायी होते हैं। व्यवहार में होने वाले इन परिवर्तनों को भी जो अधिगम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आगमन विधि से आप क्या समझते हैं कि आगमन विधि क्या है, जिसको हम इंडक्टिव मेथड बोलते हैं। आगमन विधि, इंडक्टिव मेथड। इस विधि के अंतर्गत हम विशेष से सामान्य की ओर तथा स्थूल से जो सूक्ष्म की ओर चलते हैं। दोबारा से बताता हूँ आपको। इस विधि के अंतर्गत हम विशेष से सामान्य की ओर तथा स्थूल से सूक्ष्म की ओर चलते हैं। इस विधि को जो है इगरूल विधि भी कहा जाता है, क्योंकि पहले उदाहरण दिए जाते हैं, बाद में नियम बताए जाते हैं। कि पहले उदाहरण दे के फिर जो नियम बताए जाते हैं। इस विधि की सहायता से नियमों एवं सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है। हम उदाहरण से प्रारंभ करते हैं तथा इन उदाहरणों के आधार पर बालक एक नियम का निर्माण करता है। यह विधि भूगोल, गणित, विज्ञान, भाषा, व्याकरण का ज्ञान प्राप्त करने के लिए जो है बहुत सार्थक तथा उपयोगी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निगमन विधि से आप क्या समझते हैं? तो जिसका मतलब होता है डिडक्टिव डिडक्टिव मेथड। यह आगमन विधि से बिल्कुल विपरीत है, यानी ये इसका उल्टा है बिल्कुल। जो आगमन विधि हमने ऊपर पढ़ी है इससे उल्टा है। इस विधि में सामान्य से विशेष की ओर, उसमें तो था विशेष से सामान्य की ओर, लेकिन इसमें क्या है, सामान्य से विशेष की ओर या फिर नियम से उदाहरण की ओर चलते हैं। इसलिए इसको जो है रूलेग, उसको तो हम बोलते हैं इगरूल, इसको बोलते हैं रूलेग विधि भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें नियम का तो पहले से ही पता होता है तथा उस नियम की सत्यता को परखा जाता है। जैसे गणित का एक नियम है कि एक त्रिभुज के तीन कोणों का योग 2 समकोण होते हैं, यानी कि 180 डिग्री होता है। इसकी पुष्टि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों को मापकर दी जा सकती है कि यह कथन सत्य है, उचित है और हम इसे स्वीकार कर लेते हैं। यह विधि अधिकतर जो विज्ञान, गणित तथा ज्योमिति आदि विषयों को ज्ञान प्राप्त करने के लिए बहुत उपयोगी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौशल का क्या अभिप्राय है? कौशल क्या है, यानी कि आपको जो है कौशल की परिभाषा देने की कौशल क्या है। देखिए, कौशलों से अभिप्राय विधि जो है शैक्षिक शब्द कोश के अनुसार कौशल तथा मानसिक या शारीरिक क्रियाओं का क्रमबद्ध तथा समन्वित प्रणाली होती है।
जो हमने करना या सीखना होता है उसे कौशल द्वारा ही किया जा सकता है। कौशल का मतलब क्या है? गुण। जैसे किसी के अंदर कोई करने की कितनी कैपेसिटी है, कितना अच्छा वो कर सकता है। तो जो भी हमने करना या सीखना होता है उसे कौशल के द्वारा किया जा सकता है। विभिन्न कौशलों का विकास और सुधार नई नई तकनीकों द्वारा जो है प्रदर्शन द्वारा किया जाता है। इन कौशलों के अभाव का अर्थ है पिछड़ापन और सक्रियता में अरुचि होना। जब हम अधिगम या प्रक्रिया द्वारा अनुक्रियाओं को ऐसी समवर्गीय श्रृंखला का अर्जन करते हैं जिन्हें पूर्ण दक्षता के साथ व्यक्त किया जाता है, तब इस प्रकार की उपलब्धि को कौशल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञान का क्या अर्थ है? नॉलेज आपने वर्ड सुना हो, ज्ञान का क्या अर्थ है? ज्ञान का मानव जीवन में जो है अत्यधिक महत्व होता है। ज्ञान ही मनुष्य को अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाता है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार ज्ञान का अर्थ किसी विषय, तथ्य अथवा स्थिति का जानना है। सामान्यतः सब जो है ज्ञान शब्द का प्रयोग 3 अर्थों में होता है, जैसे परिचय, कार्य करने की क्षमता, प्रस्तावित ज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिकरण का क्या अर्थ है? आपको बताना है कि सामाजिकरण का जो है क्या अर्थ होता है। तो देखिए सामाजिकरण का जो अर्थ क्या होता है। तो सामाजिकरण का अर्थ है बच्चा जन्म के समय केवल रक्त, मांस, हड्डी का एक जीवित पुतला मात्र होता है। उस समय न तो उसमें कोई सामाजिक गुण होता है और न ही कोई समाज विरोधी गुण। धीरे धीरे समाज और संस्कृति के बीच पलते हुए वह उसी प्रकार का व्यवहार करने लगता है जिस प्रकार का व्यवहार समाज के अन्य सदस्य करते हैं। अतः जिस प्रक्रिया द्वारा प्राणी सामाजिक प्राणी में बदलता है उसे समाजीकरण कहते हैं। सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि समाजीकरण का अभिप्राय सीखने की उस प्रक्रिया से है जिसमें जन्म के बाद जैविकीय व्यक्ति क्रमशः सामाजिक गुणों को सीखने के परिणाम स्वरूप एक सामाजिक प्राणी या मानव के रूप में जो है परिवर्तित होने लगता है। अर्थात यह एक प्रकार का जो है सीखना है जिसके द्वारा बालक उन मांगों के अनुरूप कार्य करता है जो समाज में अपेक्षित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है तार्किक ज्ञान क्या होता है? यानी कि आपको बताना है कि जो तार्किक ज्ञान क्या है इसकी एक्सप्लेनेशन यहाँ पे आपको करनी है। तो देखिए तार्किक ज्ञान किसको बोलते हैं? जिसको बोलते हैं रीजनिंग नॉलेज। तो तर्क ज्ञान का स्रोत है, यानी कि जो तर्क है वो ज्ञान का स्रोत है। तर्क में जो है बुद्धि का सहारा लेकर अनुमान लगाया जाता है तथा इस क्रिया से ज्ञान प्राप्त होता है। बुद्धि का कार्य कल्पना, सोचना, विचार करना तथा तर्क देना है। तर्क मानसिक तथा बौद्धिक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया के माध्यम से मनुष्य अपना कोई मत बनाता है या किसी निष्कर्ष पर पहुंचता है। ज्ञान प्राप्त के लिए तर्क के अंतर्गत 2 विधियां होती हैं जिनका प्रयोग किया जाता है। एक होता है निगमन और एक होती है आगमन। आगमन विधि के अंतर्गत अनेक उदाहरणों के अनुभव की सहायता से जो है सामान्यीकरण किया जाता है। सामान्यीकरण तथ्य का रूप धारण कर लेता है। आगमन विधि को हम जो है इगरूल विधि भी कहते हैं, जो हमने अभी डिस्कस की थी, ऊपर क्वेश्चन आया था ये, जिसके उदाहरणों की सहायता से नियम की ओर बढ़ते हैं। जैसे बच्चा सड़क के बीचों बीच जा रहा है, बस वाले ने उसे पहले कुचल दिया क्योंकि सड़क के बीच में हमें नहीं चलना चाहिए। यह यातायात के नियम के विरुद्ध है। इसमें पहले उदाहरण दिया और फिर यातायात का नियम समझाया। निगमन विधि आगमन की विपरीत होती है। इसे जो है रूलेग विधि भी कहते हैं। इसमें नियम पहले समझाया जाता है, वह उदाहरण बाद में दिए जाते हैं। जैसे यातायात के नियम इस प्रकार हैं कि हमें सड़क के बाईं ओर चलना चाहिए, नियम 1 है। हमें सड़क के चौराहे पर लाल बत्ती होने पर रुकना चाहिए, दूसरा नियम है। यातायात के नियम समझाने के बाद उपर्युक्त निगमन विधि में उदाहरण इस प्रकार दिए जाते हैं। यदि यातायात के ऊपर दिए गए नियमों का पालन नहीं करेंगे तो हम दुर्घटना का जो शिकार हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पाठ्यक्रम का जो शाब्दिक अर्थ क्या है? यानी कि जो आपको पाठ्यक्रम का जो है शाब्दिक अर्थ समझाना है। पाठ्यक्रम आपने बहुत बार सुना होगा। तो देखिए पाठ्यक्रम के लिए जो है अंग्रेजी से हम कैरिकुलम का वर्ड यूज करते हैं। हम कैरिकुलम का मतलब क्या होता है? पाठ्यक्रम। तो पाठ्यक्रम के लिए अंग्रेजी में जो है कैरिकुलम शब्द का प्रयोग किया जाता है। कैरिकुलम शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द जो है क्यूरेर से हुई है। क्यूरेर का मतलब है दौड़ करना या भागना। जैसे दौड़ के मैदान में कोई व्यक्ति दौड़कर अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है, वैसे ही पाठ्यक्रम के द्वारा विद्यार्थी निश्चित उद्देश्य को प्राप्त कर सकता है। पाठ्यक्रम की सबसे लोकप्रिय परिभाषा जो है कनिंगम के अनुसार, यानी कनिंगम ने जो है इसकी सबसे अच्छी परिभाषा दी है। क्या है परिभाषा? पाठ्यक्रम अध्यापक रूपी कलाकार के हाथ में वह साधन है जिसके माध्यम से वह अपने पदार्थ रूपी छात्र को अपने जो है कलागृह रूपी स्कूल में अपने उद्देश्य के अनुसार विकसित अथवा रूप प्रदान करती है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि अपने पदार्थ को अपने आदर्शों के अनुकूल ढालने की
कलाकार की बहुत स्वतंत्रता है, क्योंकि कलाकार का पदार्थ निर्जीव है परंतु स्कूल में अध्यापक का पदार्थ छात्र सजीव है। पुराने समय में जब आवश्यकताएं सीमित थी, साधन सीमित थे, अध्यापक को अपने पदार्थ अर्थात छात्र को नया रूप देने की पूरी स्वतंत्रता थी, परंतु अब बदलती हुई परिस्थितियों में अध्यापक की यह महत्ता घट गई है। फिर भी निश्चय ही अध्यापक के हाथ में पाठ्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण साधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी के क्षेत्रीय संस्थानों पर जो प्रकाश डालना है। तो देखिए एनसीईआरटी आपने सुना होगा, ये वर्ड जब बुक वगैरह आती हैं, लगभग जो एनसीईआरटी की बुक वगैरह आती हैं, जिसका देखिए राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद यानी कि एनसीईआरटी की 6 घटक इकाइयाँ हैं। क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान इनमें से एक है। पहले इन्हें क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय कहा जाता था, अब इन्हें क्षेत्रीय शिक्षा संस्थानों में बदल दिया गया है। एनसीईआरटी ने तकनीकी विषयों जैसे कि ललित कला, गृह कला, कृषि तथा वाणिज्य आदि में अध्यापकों की कमी को देखते हुए देश में 4 क्षेत्रों में 4 शिक्षा महाविद्यालयों में स्थापित कर दी थी। पहला है क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय भोपाल। यह पश्चिमी क्षेत्र के साथ संबंध रखता है, जिसमें गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश ये राज्य शामिल हैं। दूसरा क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय अजमेर। यह महाविद्यालय उत्तरी क्षेत्र के राज्यों दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के लिए है। तो इस नेक्स्ट है क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय मैसूर। यह महाविद्यालय दक्षिण क्षेत्र के लिए, जिसका संबंध आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु तथा कर्नाटक के साथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डाइट योजना के विकास पर टिप्पणी लिखिए। डाइट योजना क्या आपने सुना होगा। आरंभ में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्था डाइट योजना की 7वीं पंचवर्षीय योजना में केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना के रूप में प्रस्तावित किया गया था। यह उम्मीद की गई थी कि 8वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक देश के सभी जिलों को इस योजना के अंतर्गत ले आया जाएगा। पहले 8वीं पंचवर्षीय योजना तक ही इसके लिए केंद्र द्वारा धन देने की बात कही गई थी, बाद में इसे 9वीं पंचवर्षीय योजना तक बढ़ा दिया गया। डाइट योजना का विकास। तो आरंभ में 451 जिला शिक्षा व प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना के लिए स्वीकृति दी गई थी, लेकिन 1999 के मध्य यह लगभग 375 संस्थानों की स्थापना की गई। लगभग पिछले 1 दशक में इस योजना को देश भर में आरंभ किया गया। अलग अलग राज्यों के अनेक चरणों में इस योजना को क्रियान्वित किया गया। विभिन्न राज्यों द्वारा इसके क्रियान्वयन के तरीके में भी भिन्नता है। इस संदर्भ में उन राज्यों के राज्य यानी कि एससीईआरटी व शिक्षा विभागों की भूमिका के कारण है। यह भिन्नता मुख्यतः निम्नलिखित दृष्टियाँ हैं। इसकी पहला है वित्तीय आवंटन, दूसरा है इन संस्थाओं को दी गई कार्यात्मक स्वायत्तता, तीसरा है डीपीईपी कार्यक्रमों में इन संस्थानों की भागीदारी, चौथा है जिले के प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता के प्रति इन संस्थाओं की यानी कि जवाबदेही उत्तरदायित्व। इस प्रकार यह योजना पूरे देश में चलाई जा रही है, इसके परिणाम बहुत अच्छे सामने आ रहे हैं, परंतु निजी संस्थानों को डीएड प्रशिक्षण देने से डाइट का महत्व समाप्त हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ई पाठशाला से आप क्या समझते हैं, यानी कि आपको बताना कि ई पाठशाला क्या है। तो ई पाठशाला क्या है देखिए। भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय तथा एनसीईआरटी ने अब विद्यार्थियों के लिए ई पाठशाला एप्लीकेशन जारी की है। तेज़ी से डिजिटल होती दुनिया में अब सभी कार्य मोबाइल और इंटरनेट से हो रहे हैं, तो बच्चों की पुस्तकों से भरे बस्ते का बोझ क्यों उठाएं। ई पाठशाला ऐप के माध्यम से विद्यार्थी अपने पाठ्यक्रम की पुस्तकें और अन्य पाठ्य सामग्री मोबाइल, टैबलेट, कंप्यूटर इत्यादि पर मुफ्त पढ़ सकते हैं। एनसीईआरटी की 1ली से 12वीं कक्षा की सभी किताबें ऑनलाइन उपलब्ध हो चुकी हैं। केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय ने ई पाठशाला नाम से मोबाइल फ़ोन एप्लीकेशन और वेबसाइट पोर्टल लॉन्च किया है। हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों माध्यमों से सभी विषयों की पुस्तकें उपलब्ध हैं। पीडीएफ फॉर्मेट में हर विषय के चैप्टर वाइज किताबों को डाउनलोड किया जा सकता है। मोबाइल फ़ोन ऐप लॉन्च होने से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए भी राह आसान हो गई है। वेबसाइट पोर्टल के माध्यम से कंप्यूटर सिस्टम पर भी किताबों का डाउनलोड किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ई बस्ता क्या है। हिंदी में बस्ते का अर्थ होता है स्कूल बैग, अतः ई बस्ता स्कूलों की किताबों और अध्ययन सामग्री के डिजिटल संस्करण के साथ एक डिजिटल स्कूल बैग। भारत सरकार ने अपने देश के छात्रों की मदद के लिए ई बस्ते की सौगात दी है,
जिसके तहत छात्र अपनी ज़रूरत के मुताबिक किताबों का अध्ययन कर सकते हैं। ई बस्ते में किताबों का अध्ययन कर सकते हैं। ई बस्ते के कारण गांव एवं छोटे शहर के छात्र भी आसानी से इसका लाभ उठा सकते हैं। किताबों एवं सह मार्गदर्शन की कमी के कारण छोटे शहरों के छात्र पीछे रह जाते हैं। इनमें योग्यता होते हुए भी ये आगे नहीं बढ़ पाते। इस प्रकार ई बस्ता इनके लिए भी जो है एक अच्छा माध्यम साबित हो सकता है। इस एप्लीकेशन या पोर्टल के लिए छात्रों के सिलेबस के मुताबिक सूचना एवं पाठ्यवस्तु का ब्यौरा स्कूल एवं शिक्षक द्वारा दिया जाएगा। पूरा ब्यौरा मिलने के बाद प्रशासक इनके मुताबिक जो है आंकड़े ई बस्ता पोर्टल में जो है प्रकाशित करेंगे। इसके अनुसार छात्र अपनी आवश्यकताओं के अनुसार आंकड़े ई बस्ता पोर्टल में जो डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। ई बस्ते की जो है व्यवस्था करने के लिए अर्थात विषय वस्तु को विद्यार्थियों के अनुरूप सही तरह से जमाने और कमी को बताने के लिए ई बस्ते में जो स्कूल अधिकारी तथा शिक्षक लॉगिन कर सकते हैं और अपने निर्देश दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ई लर्निंग से आपका क्या अभिप्राय। ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक। ई लर्निंग का मतलब क्या है? तो ई लर्निंग से अभिप्राय है इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग। इसमें अध्यापक और विद्यार्थी में अंतःक्रिया करने के लिए ऑनलाइन तकनीक का प्रयोग किया जाता है। इसमें आमने सामने व्यक्तियों की अंतःक्रिया नहीं होती। ई लर्निंग का प्रयोग विभिन्न संदर्भों में किया जाता है, जैसे कि पहला है कंपनियों में अपने कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए। दूसरा है डिस्टेंस यानी कि दूरस्थ शिक्षा के लिए। तीसरा है व्यापार क्षेत्र में मूल प्रभाव का ऑनलाइन प्रशिक्षण के रूप में। चौथा है शैक्षिक वेबसाइट में यह संबंध है। पांचवा है कंप्यूटर की शिक्षा में प्रयोग करते समय। ई लर्निंग औपचारिक और अनौपचारिक होती है। इसमें इंटरनेट का प्रयोग होता है तथा लैन और वैन LAN और WAN नेटवर्क प्रयोग में लाए जाते हैं। कुछ लोग ई लर्निंग के लिए ऑनलाइन अधिगम शब्द का प्रयोग करते हैं। रोजनबर्ग के अनुसार ई लर्निंग से अभिप्राय है इंटरनेट तकनीक के ऐसे उपयोग जिनके द्वारा ज्ञान और कार्य क्षमता में वृद्धि के विभिन्न रास्ते खुल जाएं। यहाँ तक जो अपनी वीडियो कंप्लीट हो चुकी है। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। इसमें वही क्वेश्चन जो हैं आपको यहाँ पे बताए गए हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। किसी और सब्जेक्ट की भी यदि आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो देखनी है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि आपको प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन पेपर, एग्जाम नोट्स, लेसन प्लान, प्रैक्टिकल फाइल की PDF डाउनलोड करनी है तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।